Good morning, dear third sem. Welcome back to the class of Global Business Environment. Okay, तो पिछले लाइव लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द फंक्शनल एरियाज ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, तो किन किन एरियाज में सार्क अभी काम कर रहा है. ठीक है, तो कौन कौन से एरियाज थे वो अपन ने बात की थी, कुछ देर पहले डिस्कस किए थे. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि एवं ग्रामीण विकास. जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी क्या है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है. तो कृषि जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं. तो उनके अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाता है. ठीक है, तो उसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, टेक्निकल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. पहले दो कमिटीज बनाई गई थी, उसके बाद उनको मर्ज करके एक ही कमेटी में बना दिया गया था इन जुलाई 2000. इसका नाम था टेक्निकल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो उसका काम था फॉर ब्रिजिंग द गैप, नॉलेज गैप बिटवीन द साउथ एशियन कंट्रीज. ठीक है, उनका जो कृषि से रिलेटेड या ग्रामीण विकास से रिलेटेड आपस में जो ज्ञान है वो एक दूसरे को शेयर कर सके, एक्सपर्टाइज शेयर कर सके, नॉलेज शेयर कर सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सके. ठीक है, उसके बाद था अपना इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट. ठीक है, सार्क देशों के बीच में निवेश को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब एक क्रेडिटर जो है वो इन्वेस्टर बन सकता है और वो दूसरे सार्क मेंबर कंट्री में आसानी से निवेश कर सकता है. ठीक है, अब निवेश के कारण क्या होगा कि डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं. ट्रेड्स के कारण क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, विवाद हो सकते हैं दो देशों के बीच में. तो उसको सुलझाने के लिए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल, ठीक है, की स्थापना की गई थी. ठीक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल वाज established in 2005 in the it was proposed to establish the council arbitration council in 12 and 13 November 2005 in the 13th ढाका समिट. ठीक है, 13वीं समिट के अंदर ढाका जो हुई थी उसके अंदर इसका प्रपोजल दिया गया था टू establish the council, arbitration council, to solve the disputes between the member countries. ठीक है, आपस में जो व्यापार की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व किए जाते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर वो ज्यादातर व्यापार से जुड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने बात की कल्चर. ठीक है, तो हर देश का जो कल्चर है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो कल्चर है उनमें कुछ ना कुछ समानता है. ठीक है, इन समानता को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या क्या कल्चरल सिमिलरिटीज हैं बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. ठीक है, उन सिमिलरिटीज के बेसिस पर, ठीक है, कल्चर को एक टूल बनाया गया, कल्चर को एक हथियार बनाया गया कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज के लोग हैं, उन सबको और उनके रिलेशन को सुधारा जा सके. ठीक है, तो ये डिसाइडेड किया गया कि कल्चर एक माध्यम हो सकता है कि और जितने भी सार्क नेशंस हैं, ठीक है, उन सभी के जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना. ठीक है, और कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सार्क ने कदम उठाए. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ने कुछ कदम उठाए जिसके अंतर्गत सार्क कल्चर को ऑनलाइन प्रमोट किया गया. ऑनलाइन प्रमोट के लिए वेबसाइट्स बनाई गई. ठीक है, अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स की गई फॉर द मार्केटिंग ऑफ द कल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द सार्क कंट्री. ठीक है, सार्क कंट्रीज के जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो डांस हैं, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक है, ठीक है, और इन सभी चीज़ों को प्रमोट किया जा सके और उनको लिंक करने की कोशिश की गई विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके अंदर भी सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई और इस माध्यम से जो सार्क कंट्रीज हैं, ठीक है,
उनके लोगों के बीच में और रिलेशन को सुधारने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड ट्रेड। सार्क जो है काम करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन द ट्रेड विल इंक्रीज देयर विल बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी, क्योंकि निवेश बढ़ता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस इन द रीजन, ठीक है। तो दो मेन एग्रीमेंट्स थे, कल हमने बात की थी, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये कहता है कि प्रेफरेंस दी जाए साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज को, अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस आपको साउथ एशियन कंट्रीज को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसमें प्रेफरेंस पहले आपको साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जून 2006 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्या है कि प्रेफरेंस तो दें साउथ एशियन कंट्रीज को, लेकिन वो जो डील्स प्रोवाइड करते हैं आपस में, ठीक है, वो डील्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो अच्छी इस तरह से होगी कि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल फायदा हो, ठीक है। अब वो म्यूचुअल फायदा किस तरह से होगा, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा मतलब जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ट्रेड पर वो 7 कंट्रीज के बीच में नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए बिटवीन द सार्क कंट्री, ठीक है। सार्क नेशंस के बीच में वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। तो जो ट्रेड डील्स थी, ठीक है, आपस में 7 कंट्रीज की, वो ट्रेड डील्स और बेहतर बन गई, ठीक है। और इन प्रेफरेंस टू अदर कंट्रीज और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क ने बेहतर डील देना शुरू कर दिया आपस में मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ कि ट्रेड को बढ़ावा मिला, ठीक है। प्लस ट्रेड फेयर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सार्क द्वारा टाइम टू टाइम, समिट्स के साथ साथ समिट के साथ साथ ट्रेड भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, और सार्क मेंबर कंट्रीज के जितने भी बिजनेस पर्सन्स हैं अलग अलग मेंबर कंट्रीज में, वो सभी एक मंच पे आके अपने अपने व्यवसाय को मार्केटिंग कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द सार्क ट्रेड फेयर्स, ठीक है। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज है बारी बारी से वहाँ पर ट्रेड फेयर्स लगाए जाते हैं और वो एक मंच हो जाता है जहाँ पर सभी 8 देशों के जो बिजनेस पीपल हैं, ठीक है, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहाँ पर ट्रेड में आ सकते हैं और अपनी डील्स को बता सकते हैं, अपनी डील्स का प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन। सार्क कंट्रीज का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है टुवर्ड्स द एजुकेशन। एजुकेशन इज डेवलप्ड अंडर द HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज लगातार कोऑपरेट करती रही है फॉर वेरियस डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द सार्क मेंबर कंट्रीज, ठीक है। सो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सार्क मेंबर कंट्रीज निरंतर काम करती रही है, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, एक HRD सेंटर खोला गया था इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक सार्क HRD सेंटर खोला गया, ठीक है, जिसका काम है रिसर्च करना, शोध करना, ट्रेनिंग देना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इश्यूज को मेंबर कंट्रीज को उनसे निपटने के लिए पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है। तो शोध पे काम किया इस सेंटर ने, शोध पे काम कर रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है, पॉलिसी और स्ट्रेटजीज बनाने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विकास के लिए से जुड़े मुद्दों पर नीतियां बनाना, उसके लिए रणनीति बनाना, ये सभी इस इस्लामाबाद सेंटर पर किया जाता है, ठीक है।
इंडिया प्रपोज टू क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फॉर्म ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 13वीं समिट जो थी, ठीक है, 13वीं समिट के अंदर इन भारत ने एक प्रस्ताव रखा था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिस साउथ एशियन कंट्री, जहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएं, अलग अलग कोर्सेज चलाए जाएं, जिससे कि जो साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके जो यूथ काम कर, उनमें जो यूथ है उनके एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, सो साउथ ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई थी बाय द 8 मेंबर्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वाज डेवलप्ड इन एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई और 2010 से इसका एकेडमिक सेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे पीजी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूजी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, डॉक्टोरल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनके अंदर अलग अलग फेलोशिप स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है जो बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। तो साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, कि जितनी भी साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, उनके दीज आर एनर्जी डेफिशिएंट, मतलब उनके अंदर ऊर्जा की कमी है। ठीक है, द साउथ एशियन रीजन्स इज एनर्जी डेफिशिएंट एज इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑयल एंड गैस टू मीट इट्स नीड्स, डज डिपेंड हेवीली ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इनकी जो ऑयल और एनर्जी की जो नीड्स हैं, ठीक है, वो ये फुलफिल नहीं कर पाते, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो। ठीक है, सभी जो है कंट्रीज हैं वो क्या है कि एनर्जी डेफिशिएंट है। ठीक है, तो वो अपनी नीड्स को मीट करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करती है द एनर्जी सोर्सेज, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। सो उनकी जो इस क्षमता है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, दे साइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल कमिटी ऑन एनर्जी। जनवरी 2020 में, जनवरी 2000 में टेक्निकल कमिटी ऑन एनर्जी की स्थापना की गई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप इन ऑन एनर्जी, और जनवरी 2004 में एक वर्किंग कमेटी बनाई गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, 13 सार्क समिट डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द सार्क एनर्जी सेंटर इन इस्लामाबाद टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। इस्लामाबाद में इसका सार्क एनर्जी सेंटर बनाया गया। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्स इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं जो कि वापस रिन्यू की जा सकती है। ठीक है, दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। हाइड्रो पावर मतलब पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इन द रीजन। ठीक है, और एनर्जी जो है, ठीक है, ऊर्जा जो है उसको बचाने के कदम उठाए गए। ठीक है, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, ठीक है, उनको बचाने के लिए कदम उठाए गए अलग अलग। सो दिस वाज अबाउट द 6th फील्ड, फंक्शनल फील्ड इज द एनर्जी। ओके, तो अभी तक अपन ने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पढ़ा। तीसरा अपन ने पढ़ा कल्चर। ठीक है, तीसरा फंक्शनल एरिया था कल्चर। चौथा था इकोनॉमिक एंड ट्रेड। पांचवा था एजुकेशन, के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और छठा था एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइव लेक्चर। ओके, थैंक यू।